Hello students, welcome back to our channel. Today we are discussing subject code BPAG 172 that is governance issues and challenges. अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारा गेस्ट पेपर परचेज नहीं करा है तो आप हमारा गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो, जहां पर हमने 20 to 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए हैं जो आपके आने वाले जून एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होंगे। आपको करना है क्या है, सिंपली गूगल पे जाना है, shop.hindustannowledge.com सर्च करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना सब्जेक्ट कोड इंटर करना है, जैसे कि BPAG 172, और आपको यहाँ पे गेस्ट पेपर अवेलेबल हो जाएगा जिसको आप आसानी से यहाँ से परचेज कर सकते हो। अगर आपको हमारे साइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे दिए गए नंबर पर मैसेज करके भी अपना गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हैं। हमारा नंबर है 9580023321। वापस से हम अपने आज के सेशन के ऊपर आते हैं। जो पहला क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डिस्क्राइब द वेरियस फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस। शासक के अलग अलग जो तरीके हैं उनके बारे में हमको देखना है। So governance means a way a country or organization is ruled and how decisions are made for the welfare of people. तो शासन क्या है? एक तरीका है जहाँ पर कोई भी देश या फिर कोई भी संगठन किस तरीके से अपने लोगों के भलाई के लिए काम करती है। डिफरेंट कंट्री फॉलो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नेंस बेस्ड ऑन दियर हिस्ट्री, कल्चर एंड पॉलिटिकल सिस्टम। तो अलग अलग जो देश होती है वो अलग अलग शासन का तरीका अपनाती है अपने इतिहास के ऊपर, अपने कल्चर के ऊपर और पॉलिटिकल सिस्टम के ऊपर आधारित होकर। यहाँ पर हम कुछ अलग अलग शासन के तरीकों को देखेंगे। जो पहला हम देखने वाले हैं दैट इज़ द डेमोक्रेसी, मीन्स लोकतंत्र। सो डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नेंस वेयर द पावर लाइज विद द पीपल। यहाँ पे क्या होता है, ये एक ऐसा शासन का तरीका है जहाँ पर जो पावर है वो किसके पास होता है? वहाँ के लोगों के पास होता है। सिटीजन्स चूज दियर लीडर्स थ्रू फ्री एंड फेयर इलेक्शंस। और जो यहाँ पे नागरिक होते हैं वो अपने नेता को फ्री और फेयर इलेक्शंस के थ्रू चूज करते हैं। ठीक है। द गवर्नमेंट वर्क्स अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ पीपल एंड इज रिस्पॉन्सिबल टू देम। और यहाँ पे जो सरकार होती है वो काम करती है लोगों के भले के लिए, उनकी इच्छा के ऊपर, और उनके प्रति वो जिम्मेदार होती है। पीपल इंजॉय फंडामेंटल राइट्स लाइक फ्रीडम ऑफ स्पीच, इक्वालिटी एंड राइट टू वोट। यहाँ पे जो लोग होते हैं उनको कुछ मौलिक अधिकार मिले होते हैं, जैसे कि अपने भाषा को रखने का अधिकार, बोलने का अधिकार, समानता का अधिकार और वोट करने का अधिकार। इंडिया, द यूएस एंड मेनी अदर कंट्रीज फॉलो डेमोक्रेसी। भारत, यूएस के साथ साथ और भी बहुत सारे देश हैं जो लोकतंत्र को अपनाए हुए हैं। डेमोक्रेसी इनकरेज पार्टिसिपेशन, ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी बट डिसीजन मेकिंग कैन समटाइम्स बी स्लो। लोकतंत्र में हमको देखने को मिलता है कि लोगों का हिस्सेदारी होता है, ट्रांसपेरेंसी होता है और कहीं ना कहीं एक अकाउंटेबिलिटी होता है किसी भी काम के प्रति। लेकिन यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग होता है वो हमको कई बार धीमा देखने को मिलता है। अगला जो हम तरीका देखेंगे दैट इज द मोनार्की। इन अ मोनार्की द कंट्री इज रूल्ड बाय किंग, क्वीन और एम्पेरर। तो अगर हम मोनार्की की बात करें दैट इज द राजतंत्र, तो यहाँ पे हमको जो देखने को मिलता है कि यहाँ पे जो देश होता है उसको शासन किया जाता है उसके राजा के द्वारा, रानी के द्वारा या फिर कुछ दूसरे शासक के द्वारा। द रूलर यूजुअली गेट्स पावर बाय बर्थ एंड रूल्स फॉर लाइफ। यहाँ पे जो रूलर्स होता है यानी कि जो शासक होता है उसको पावर जो है वो बाय बर्थ मिला रहता है। जैसे कि अगर कोई किंग एक बार राजा बना वहाँ पे तो उसका जो बेटा होगा वो नेक्स्ट के लिए राजा बन जाएगा अपने आप बाय बर्थ। ठीक है। यहाँ पे हमको दो टाइप्स देखने को मिलते हैं। फर्स्ट इज़ द एब्सोल्यूट मोनार्की, जहाँ पे पूरा पावर जो होता है वो मोनार्क के पास होता है यानी राजा के पास होता है, जैसे कि हमको सऊदी अरबिया में देखने को मिलता है। सेकंड इज द कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। यहाँ पे मोनार्क का जो पावर होता है उसको कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा लिमिट किया जाता है और कुछ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स बना करके गवर्नमेंट्स को चलाया जाता है, जैसे हमको यूके में देखने को मिलता है। मोनार्की जो है वो हमको स्टेबिलिटी लाता है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर पावर को, पॉलिटिकल पावर को लिमिट भी कर दिया जाता है लोगों का। ठीक है। नेक्स्ट इज द डिक्टेटरशिप दैट इज द तानाशाही। A dictatorship is a system where all powers is held by one person or a small group. तानाशाही एक ऐसा प्रक्रिया है जहाँ पर सभी पावर को एक पर्सन होल्ड करता है या फिर कोई एक छोटा सा ग्रुप होल्ड करता है। ठीक है। द रूलर इज नॉट चूजन बाय द पीपल एंड ऑफन यूज फोर्स टू स्टे इन पावर। यहाँ पे जो शासक होता है उसको लोगों के द्वारा नहीं चुना जाता है और अपने आप को वो हमेशा पावर में रखने के लिए अपने फोर्सेस का इस्तेमाल करता है।
पीपल हैव वेरी फ्यू राइट्स एंड क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट इज़ नॉट अलाउड। लोगों के पास बहुत कम ही कुछ अधिकार होते हैं और सरकार के प्रति क्रिटिसिज्म करना आपको अलाउ नहीं होता है। डिसीजंस आर टेकन क्विकली बट दिस फॉर्म ऑफ गवर्नेंस कैन लीड टू मिसयूज ऑफ पावर एंड ऑपरेशंस। यहाँ पे जो निर्णय है वो तुरंत ही लिए जाते हैं, लेकिन इस प्रकार का जो शासन है वो कहीं ना कहीं पावर का मिसयूज देखने को मिलता है इसमें, और साथ ही साथ ऑपरेशंस भी बढ़ जाता है। नॉर्थ कोरिया इसका एक बेहतर एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज द थियोक्रेसी। सो थियोक्रेसी क्या है? एक गवर्नमेंट है यहाँ पे जो कि रिलीजियस लॉज के द्वारा चलाया जाता है। यहाँ पे धार्मिक कानून देखने को मिलते हैं, ठीक है, धार्मिक कानून देखने को मिलते हैं। यहाँ पे जो धार्मिक नेता होते हैं वो पॉलिटिकल पावर को होल्ड करते हैं और अपने स्टेट को के ऊपर जो कानून है वो धर्म के आधार पर बनाते हैं। ईरान एक बेहतर एग्जाम्पल हमको देखने को मिलता है थियोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नेंस का। दिस सिस्टम प्रमोट्स रिलीजियस वैल्यूज बट मे नॉट प्रोवाइड इक्वल फ्रीडम टू ऑल सिटीजन्स। इस तरह का जो सिस्टम होता है वो धार्मिक चीज़ों को तो प्रमोट करते हैं, लेकिन ये अपने सभी सिटीजन्स के लिए समान अधिकार, समान फ्रीडम नहीं प्रोवाइड कर पाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द फेडरल एंड यूनिटरी गवर्नेंस। फर्स्ट इज द फेडरल गवर्नेंस। पावर इज डिवाइडेड बिटवीन सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ पे क्या होता है, फेडरल गवर्नमेंट बात करेंगे तो यहाँ पे पावर जो है वो डिवाइड रहता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में। वहीं अगर हम देखेंगे यूनिटरी गवर्नमेंट को तो यहाँ पे सारा पावर जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को होता है, ठीक है। फेडरल गवर्नमेंट का अगर बात करें तो इंडिया और यूएसए ने फेडरल गवर्नमेंट को अपनाया हुआ है। वहीं अगर यूनिटरी गवर्नमेंट का बात करें, यूनिटरी गवर्नेंस, दैट इज द पावर इज कंसेंट्रेटेड इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। यहाँ पे सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारा पावर होता है, जैसे कि फ्रांस में हमको देखने को मिलता है। कंक्लूजन में हम देखेंगे ईच फॉर्म ऑफ गवर्नेंस हैज इट्स ओन एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। जो भी अलग अलग तरह के गवर्नेंस है उनका अपना कुछ एडवांटेज है और अपना कुछ डिसएडवांटेज है। द बेस्ट सिस्टम डिपेंड्स ऑन हाउ वेल इट सर्व्स द पीपल, प्रोटेक्ट राइट्स एंड इंश्योर पीस एंड डेवलपमेंट। तो इसमें जो सबसे बेहतर तरीका है वो कैसे पता चलेगा, तो इससे पता चलेगा कि कैसे वो अपने लोगों को सर्व करते हैं, उनके राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं और देश में शांति और डेवलपमेंट बनाए रखते हैं, ठीक है। तो ये था कि अलग अलग तरह के हम शासन को देख लिए, किस तरह से अलग अलग शासन अलग अलग देशों ने अपनाए रखा है। नेक्स्ट वी आर डिस्कसिंग द चैलेंजेस ऑफ गवर्नेंस इन द प्रेजेंट टाइम। आज के समय में किस तरह से शासन में हमको चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। गवर्नेंस मीन्स द वे ऑफ गवर्नमेंट प्लान्स, मैनेज एंड इम्प्लीमेंट्स पॉलिसीज फॉर द वेलफेयर ऑफ पीपल। तो शासन का मतलब होता है कि सरकार द्वारा बनाए गए कुछ प्लान्स और उनको मैनेज करना और साथ ही साथ अपने पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करना लोगों के भलाई के लिए। आज के बदलते दुनिया में हमको देखने को मिलता है कि गवर्नेंस जो है वो और ज़्यादा जटिल हो गया है। गवर्नमेंट अक्रॉस द ग्लोब आर फेसिंग मेनी चैलेंजेस ड्यू टू सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल चेंजेस। तो कई सारे बदलाव, सामाजिक बदलाव, आर्थिक बदलाव, राजनीतिक बदलाव और टेक्नोलॉजिकल बदलाव की वजह से हमको गवर्नमेंट्स में कई सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं। अब हम इसके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। रैपिड पॉपुलेशन ग्रोथ एंड अर्बनाइजेशन, तेजी से जनसंख्या का वृद्धि होना और शहरीकरण होना। वन मेजर चैलेंजेस ऑफ गवर्नेंस इज द फास्ट ग्रोइंग ऑफ पॉपुलेशन स्पेशली इन डेवलपिंग कंट्रीज। जो सबसे बड़ा चुनौती देखने को मिलता है शासन को, वो कहाँ पे देखने को मिलता है, तो फास्ट ग्रोइंग पॉपुलेशन में देखने को मिलता है, जो कि ज़्यादातर डेवलपिंग कंट्रीज में हमको फेस करना पड़ रहा है। इंक्रीजिंग पॉपुलेशन पुट्स प्रेशर ऑन बेसिक सर्विसेज लाइक हेल्थ, एजुकेशन, हाउसिंग, वाटर एंड ट्रांसपोर्टेशन, ठीक है। तो आबादी का तेज़ी से बढ़ना कहीं ना कहीं जो बेसिक सर्विसेज हैं उनके ऊपर प्रेशर डाल रहा है, जैसे कि हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, हाउसिंग के ऊपर, वाटर और ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। रैपिड अर्बनाइजेशन लीड्स टू ओवरक्राउडेड सिटीज, स्लम्स, पॉल्यूशन एंड ट्रैफिक प्रॉब्लम्स। तो तेज़ी से जो शहरीकरण हो रहा है उससे हमको देखने को मिल रहा है कि शहरों में क्या हो रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ बढ़ रहा है, स्लम्स बढ़ रहे हैं, पॉल्यूशन भी ज़्यादा हो रहा है और ट्रैफिक में भी प्रॉब्लम्स हमको फेस करने पड़ रहे हैं। गवर्नमेंट्स ऑफन स्ट्रगल टू प्रोवाइड इक्वल एंड क्वालिटी सर्विस टू एवरीवन। और यहाँ पे सरकार जो है वो भी काफ़ी हद तक स्ट्रगल फेस कर रही है लोगों को समान और एक अच्छा बेहतर सर्विस देने में। नेक्स्ट इज इकोनॉमिक इनइक्वालिटी एंड पॉवर्टी। इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इज अनदर सीरियस चैलेंज। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, ठीक है, तो ये भी एक क्या है, आर्थिक असमानता भी एक बहुत बड़ा यहाँ पे हमको चुनौती देखने को मिलता है। जो गैप है अमीर और गरीब के बीच वो बहुत ज़्यादा बढ़ गया है कई सारे देशों में। अनएम्प्लॉयमेंट, इनफॉर्मल जॉब्स एंड राइजिंग प्राइसेस मेक लाइफ डिफ़िकल्ट फॉर कॉमन पीपल। तो बेरोजगारी होना, एक जॉब नहीं होना और वस्तुओं का दामों का बढ़ना काफ़ी हद तक सामान्य स्तर वाले लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किलें पैदा कर रहा है।
गवर्नमेंट फेस डिफिकल्टी इन क्रिएटिंग इनफ जॉब्स एंड इंश्योरिंग फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज। सरकारों को भी काफ़ी ज़्यादा मुश्किलें हो रही हैं बेहतर जॉब सभी के लिए देने के लिए, और साथ ही साथ जो रिसोर्सेज हैं उसका भी वो सही से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं कर पा रहे हैं। Poverty reductions programs often suffer from poor implementation and lack of funds। कई सारे गरीबी हटाओ प्रोग्राम्स तो चलाए जा रहे हैं लेकिन वो भी अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहे हैं और उसमें भी फंड्स का हमको कमी देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज द करप्शन एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। करप्शन वीकेंस गवर्नेंस एंड रिड्यूसेस पब्लिक ट्रस्ट इन गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस। अगर हम करप्शन की बात करें तो इससे कोई भी शासन जो है वो कमज़ोर होता है और साथ ही साथ लोगों का जो भरोसा है वो भी सरकारी संस्थाओं पर से हट जाता है। मिसयूज ऑफ पावर, ब्राइबरी एंड फेवरेटिज्म प्रिवेंट्स बेनिफिट्स फ्रॉम रिड्यूसिंग डिजर्विंग सिटीजन्स। पावर का गलत इस्तेमाल करना, ब्राइबरी लेना, साथ ही साथ फेवरेटिज्म की भावना रखना, ये कहीं ना कहीं जो डिजर्विंग सिटीजन्स हैं उन तक उनके बेनिफिट्स पहुंचने से रोकता है। Lack of transparency and accountability in administration makes governance ineffective and slow down developments। ट्रांसपेरेंसी की कमी होना, अपने एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर अकाउंटेबिलिटी का ना होना और साथ ही साथ इसकी वजह से हमको गवर्नेंस के अंदर इनएफेक्टिवनेस देखने को मिलता है जो कि डेवलपमेंट को काफ़ी हद तक धीमा करता है। नेक्स्ट इज द पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड वीक इंस्टीट्यूशंस। फ्रीक्वेंट चेंजेस इन गवर्नमेंट, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वीक इंस्टीट्यूशंस क्रिएट इनस्टेबिलिटी। तो सरकार में काफ़ी तेज़ी से बदलाव आना, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट्स होना और साथ ही साथ वीक इंस्टीट्यूशन की वजह से हमको इनस्टेबिलिटी देखने को मिलता है, अस्थिरता देखने को मिलता है। पॉलिसी डिसीजंस आर डिलेड और रिवर्स्ड अफेक्टिंग लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट। पॉलिसी डिसीजंस में अगर डिले होता है, ठीक है, और वो रिवर्स हो जाता है तो इससे हमको एक लंबे समय का जो डेवलपमेंट है उसमें क्या होता है, ये अफेक्ट करता है। वीक लॉ इन्फोर्समेंट एंड जुडिशियल सिस्टम्स फर्दर रिड्यूस द इफेक्टिवनेस ऑफ गवर्नेंस। कमज़ोर कानून बनाना और जुडिशियल सिस्टम का धीमा होना कहीं ना कहीं गवर्नेंस के इफेक्टिवनेस को कम करता है। नेक्स्ट इज द टेक्नोलॉजिकल चैलेंजेस एंड डिजिटल डिवाइड। अगर हम टेक्नोलॉजी का बात करें तो ये काफ़ी हद तक इम्प्रूव किया है गवर्नेंस को ई गवर्नेंस और डिजिटल सर्विसेज के थ्रू, लेकिन फिर भी ये सभी लोगों तक के लिए एक्सेसिबल नहीं है। द डिजिटल डिवाइड बिटवीन द अर्बन एंड रूरल एरियाज एंड बिटवीन रिच एंड पुअर क्रिएट्स इनइक्वालिटी। एक हमको डिजिटल डिवाइड देखने को मिलता है जो अर्बन और रूरल एरियाज़ के बीच में है और रिच और पुअर लोगों के बीच में है, जो कि कहीं ना कहीं हमको एक असमानता यहाँ पे दर्शाता है। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स एंड डाटा प्राइवेसी इशूज़ आर ऑल्सो ग्रोइंग कंसर्न्स। साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स होना और डाटा का प्राइवेसी को खोने का इशू आजकल बहुत ज़्यादा क्या है, एक कारण बना हुआ है कंसर्न का। Next is the environmental and global challenges. Climate change, natural disaster, pandemics and global conflicts pose new challenges to governance। Climate change होना, natural disaster आना, pandemics होना जैसे कि कोविड हुआ था और global conflicts होना, ये कहीं ना कहीं गवर्नेंस में और बड़ी बड़ी चुनौतियां ला रहा है। गवर्नमेंट्स मस्ट रिस्पॉन्ड क्विकली एंड इफेक्टिवली ऑफन विथ लिमिटेड रिसोर्सेज। सरकार को तुरंत इस पर अपने फैसले लेने चाहिए और इस पर रिस्पॉन्ड करना चाहिए, चाहे भले ही उनके पास कुछ लिमिटेड रिसोर्सेज ही क्यों ना हो। इंटरनेशनल कॉपरेशन इज ऑल्सो नेसेसरी विच इज़ नॉट ऑलवेज ईजी। तो अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो कॉपरेशन बहुत ज़रूरी है, लेकिन ये हमेशा इतना आसान नहीं होता है। कंक्लूजन में हम बात करेंगे, इन प्रेजेंट टाइम्स गवर्नेंस फेस मेनी कनेक्टेड चैलेंजेस। तो अभी के समय में जो शासन है वो कई हद तक बहुत सारे चुनौतियों का सामना कर रहा है। टू ओवरकम देम गवर्नमेंट नीड ट्रांसपेरेंट सिस्टम, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, इंक्लूसिव पॉलिसीज़ एंड एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स। तो इससे बाहर निकलने के लिए सरकार को ज़रूरत है एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम का, साथ ही साथ एक मजबूत संस्थान का और उसके साथ साथ कुछ ढंग के पॉलिसीज़ बनाने का, और जिसके साथ साथ एक एक्टिव पार्टिसिपेशन हमको दिखे उनके नागरिकों का। गुड गवर्नेंस इज इसेंशियल फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सोशल हार्मोनी। तो समाज में हार्मोनी की भावना बनाए रखने के लिए और एक अच्छा विकास करने के लिए सही ढंग का शासन होना बहुत ही ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर डिस्कसिंग इज द की इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इनिशिएटिव्स इन इंडिया। सो इंडिया हैज़ टेकन मेनी इंपॉर्टेंट स्टेप्स टू द यूज इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी फॉर डेवलपमेंट, गुड गवर्नेंस एंड डिजिटल एम्पावरमेंट। तो भारत ने कई सारे महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को अपनाने के लिए, डेवलपमेंट के अंदर, एक अच्छा शासक करने के अंदर और डिजिटल एम्पावरमेंट के अंदर। दीज इनिशिएटिव्स एम टू कनेक्ट पीपल, इम्प्रूव पब्लिक सर्विसेज एंड सपोर्ट इकोनॉमिक ग्रोथ। ये जो इनिशिएटिव्स हैं इनका मेन भूमिका है कि वो लोगों को जोड़ें,
पब्लिक सर्विसेज को बेहतर बनाएं और साथ ही साथ इकोनॉमिक ग्रोथ को भी सपोर्ट करें। अब हम यहाँ पर कुछ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी को यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि भारत द्वारा अपनाए गए हैं। द वेरी फर्स्ट इज द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम। द डिजिटल इंडिया प्रोग्राम लॉन्च इन 2015 इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आईसीटी इनिशिएटिव्स। जो डिजिटल इंडिया प्रोग्राम था जिसको कि 2015 में लॉन्च किया गया था, वो सबसे महत्वपूर्ण एक इनिशिएटिव है। इट्स मेन गोल इज़ टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इनटू अ डिजिटली एम्पावर्ड सोसाइटी एंड नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी। इसका सबसे मेन जो गोल है वो था कि इंडिया को क्या करना है, पूरे तरीके से बदल देना है डिजिटली रूप में, जहाँ पर ये क्या करे, एक नॉलेज बेस्ड सोसाइटी बने। It focus on providing digital infrastructure, delivering government services online and increasing digital literacy among citizens। इसका मेन जो फोकस था वो था इंडिया को क्या करना, एक डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, साथ ही साथ डिजिटल गवर्नेंस सर्विस गवर्नमेंट सर्विस ऑनलाइन प्रोवाइड करना और उसके साथ साथ डिजिटल लिटरेसी को भी बढ़ाना लोगों के बीच में। थ्रू दिस प्रोग्राम मेनी सर्विसेज लाइक ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स, डिजिटल पेमेंट्स एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स हैव बिकम ईजिली एसेसिबल। और इस प्रोग्राम के तहत बहुत सारे जो सर्विसेज है जैसे कि ऑनलाइन सर्टिफिकेट्स बनाना, डिजिटल पेमेंट्स करना, यहाँ तक कि ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स वो काफ़ी हद तक एसेसिबल हो गया है और आसान हो गया है। नेक्स्ट इज द ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स। ई गवर्नेंस यूज ICT टू इम्प्रूव गवर्नमेंट फंक्शनिंग एंड सर्विस इन डिलीवरी। ई गवर्नेंस जो है वो यूज़ किया है ICT को अपने गवर्नमेंट फंक्शनिंग को बहुत बेहतर बनाने में और अपने सर्विस डिलीवरीज को भी बेहतर करने में। प्रोजेक्ट्स लाइक ई डिस्ट्रिक्ट, ई कोर्ट्स, ई ऑफिस एंड ऑनलाइन इनकम टैक्स फिलिंग हेल्प्स रिड्यूस पेपर वर्क, सेव टाइम एंड इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। तो यहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं जैसे कि ई डिस्ट्रिक्ट हो गया, ई कोर्ट्स हो गया, ई ऑफिस हो गया, यहाँ तक कि ऑनलाइन जो इनकम टैक्स फिलिंग हो गया, इनके वजह से पेपर वर्क में बहुत कमी हुआ है, साथ ही साथ समय भी बचा है और ट्रांसपेरेंसी भी देखने को मिला है। Citizens can apply for documents, paper bills and track applications online without visiting government offices। तो अब यहाँ पे नागरिक क्या है, आसानी से घर बैठे ही अपने डॉक्यूमेंट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, बिल को पे कर सकते हैं, यहाँ तक कि एप्लीकेशंस भी ट्रैक कर सकते हैं ऑनलाइन बिना गवर्नमेंट ऑफिस जाए हुए। नेक्स्ट इज द आधार एंड डिजिटल आइडेंटिटी। आधार इज़ अ यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी सिस्टम बेस्ड ऑन बायोमेट्रिक डाटा। आधार क्या है, हम सबको पता है, हम सबके पास एक आधार होगा जो एक यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी है जो कि हमारे बायोमेट्रिक डाटा के ऊपर बेस्ड है। इट हेल्प्स इन एक्यूरेट आइडेंटिफिकेशन ऑफ सिटीजन एंड ईजी डिलीवरी ऑफ गवर्नमेंट बेनिफिट्स। ये मदद करता है एक सही तरीके से पहचान बनाने का किसी भी नागरिक का, और इससे हम गवर्नमेंट बेनिफिट्स को आसानी से पहुंचा सकते हैं। आधार इज़ वाइडली यूज्ड फॉर सर्विसेज लाइक बैंक अकाउंट्स, सब्सिडीज, पेंशंस एंड वेलफेयर स्कीम्स। आधार का जो सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है वो बैंक अकाउंट्स में किया जाता है, सब्सिडीज़ देने के लिए किया जाता है, पेंशन देने के लिए किया जाता है और कुछ वेलफेयर स्कीम्स लाए गए हैं उसके लिए किया जाता है। इट हैज़ रिड्यूस्ड डुप्लीकेशन एंड लीकेज इन गवर्नमेंट प्रोग्राम्स। तो इससे क्या हुआ है कि जो डुप्लीकेशंस होते थे, ठीक है, उसको कमी आई है और गवर्नमेंट प्रोग्राम्स के अंदर लीकेज में भी कमी आई है। नेक्स्ट इज़ द भारत नेट प्रोजेक्ट। The BharatNet project aims to provide high-speed internet connectivity to rural and remote areas। तो भारतनेट प्रोजेक्ट का जो मेन मकसद है वो है कि एक हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्टिविटी रूरल और रिमोट एरियाज तक पहुंचाना। अंडर दिस इनिशिएटिव्स ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क्स आर बीइंग लेड इन विलेज टू कनेक्ट ग्राम पंचायत। और इस नीति के तहत क्या किया गया है, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क को बिछाया गया है कई गाँवों तक ताकि वो ग्राम पंचायत तक कनेक्ट कर सकें। This help village access online education, telemedicine, e-governance services and digital market। और इसके तहत जो गांव हैं उनको मदद मिली है कि वो ऑनलाइन एजुकेशन एक्सेस कर सकें, टेलीमेडिसिन मंगवा सकें, साथ ही साथ कुछ ई गवर्नेंस सर्विसेज है उसका भी लाभ उठा सकें और डिजिटल मार्केटिंग कर सकें। नेक्स्ट इज द डिजिटल पेमेंट सर्विस, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया हैज़ मेड ग्रेट प्रोग्रेस इन डिजिटल पेमेंट्स थ्रू प्लेटफॉर्म्स लाइक UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भीम ऐप्स एंड मोबाइल वॉलेट्स। तो भारत आज के टाइम में बहुत ज़्यादा डिजिटल पेमेंट पे रिलाई कर रहा है, जहाँ पे वो प्लेटफॉर्म्स जैसे चीज़ों को यूज कर रहा है, जैसे UPI, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, भीम ऐप हो गया, मोबाइल वॉलेट्स हो गया, जैसे फ़ोनपे वॉलेट्स हो गया, ठीक है। दिस सिस्टम्स अलाउ फास्ट, सेफ एंड कैशलेस ट्रांजेक्शन। और ये जो सिस्टम है ये अलाउ करता है बहुत तेज़, ठीक है, और एक सुरक्षित और कैशलेस ट्रांजेक्शन को। डिजिटल पेमेंट्स प्रमोट फाइनेंशियल
इंक्लूजन एंड रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन कैश। तो डिजिटल पेमेंट से क्या हुआ है, कहीं ना कहीं लोग फाइनेंशियली स्थिर हुए हैं और जो कैश ट्रांजेक्शन था और कैश पे जो डिपेंडेंस होना था वो कहीं ना कहीं कम हुआ है। नेक्स्ट इज द नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू आईसीटी। दिस इनिशिएटिव्स फोकस ऑन इम्प्रूविंग एजुकेशन यूजिंग टेक्नोलॉजी। ये जो इनिशिएटिव्स है ये फोकस करता है एजुकेशन को बेहतर बनाने में टेक्नोलॉजी के माध्यम से। प्लेटफॉर्म्स लाइक स्वयं, दीक्षा एंड नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी प्रोवाइड फ्री ऑनलाइन कोर्सेज, स्टडी मटेरियल्स एंड टीचर ट्रेनिंग। तो यहाँ पे कुछ प्लेटफॉर्म्स हमको देखने को मिलते हैं, जैसे स्वयं हो गया, दीक्षा हो गया, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी हो गया, जो कि एक ऑनलाइन फ्री ऑनलाइन कोर्स है जहाँ पर आपको स्टडी मटेरियल मिल जाता है और टीचर ट्रेनिंग करने का भी मौका मिलता है। देज रिसोर्सेज सपोर्ट स्टूडेंट्स एंड टीचर्स अक्रॉस द कंट्री। और ये जो रिसोर्स है ये सपोर्ट करता है स्टूडेंट्स और टीचर्स दोनों को पूरे देश भर में। नेक्स्ट इज द कंक्लूजन वी आर डिस्कसिंग। आईसीटी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी initiatives in India have played a major role in improving governance, education, communication and financial service। तो इसका जो महत्वपूर्ण रोल है भारत के अंदर वो शासन को बेहतर करना, शिक्षा को बेहतर करना, ठीक है, संचार विभाग को बेहतर करना और फाइनेंशियल सर्विस को बेहतर करना है। दे हैव हेल्प ब्रीज द डिजिटल डिवाइड एंड एम्पावर्ड सिटीजन्स। और ये क्या करता है, एक जो डिजिटल डिवाइड हो गया था रूरल और अर्बन एरिया, उसके अंदर उसके साथ एक ब्रिज बनाने की कोशिश करता है और उसके साथ साथ सिटीजन्स को भी मजबूत बनाता है। विथ कंटिन्यू इन्वेस्टमेंट एंड अवेयरनेस आईसीटी कैन फर्दर सपोर्ट इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडिया। तो इसमें और बेहतर करके हम और लोगों को जागरूक करके हम क्या कर सकते हैं, आईसीटी को और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं, जो कि भारत को और एक विकसित बनाने में काम करेगा। सो ये था कि किस तरह से हम आईसीटी का उपयोग करके आज बहुत बेहतर बन रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। विकास के कुछ थ्योरीज को हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। डेवलपमेंट मीन्स ओवरऑल प्रोग्रेस एंड इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ पीपल। तो डेवलपमेंट का मतलब होता है कि ओवरऑल आपका प्रोग्रेस और इम्प्रूवमेंट, बेहतरी होना आपके जीवन जीने के तरीके में, ठीक है, क्वालिटी ऑफ लाइफ में। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट इंक्रीजिंग इनकम और इकोनॉमिक ग्रोथ बट ऑल्सो अबाउट इम्प्रूविंग हेल्थ, एजुकेशन, क्वालिटी, फ्रीडम एंड लिविंग स्टैंडर्ड्स। तो डेवलपमेंट का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि आपका इनकम कितना ज़्यादा बढ़ रहा है या आपका इकोनॉमिक ग्रोथ कितना हो रहा है, बल्कि इसके अलावा इससे ये भी पता चलता है कि आपका हेल्थ, एजुकेशन, इक्वालिटी, फ्रीडम और लिविंग स्टैंडर्ड में कितना आप इम्प्रूव किए हो। दैट इज़ द डेवलपमेंट। ए कंट्री इज कंसिडर्ड डेवलप्ड व्हेन इट्स पीपल आर हेल्दी, एजुकेटेड, स्किल्ड एंड एबल टू लिव अ सिक्योर एंड डिग्निफाइड लाइफ। एक देश को तभी डेवलप माना जाता है जब वहाँ के लोग जो हैं वो हेल्दी होते हैं, एजुकेटेड होते हैं, स्किल्ड होते हैं और एक बेहतर जीवन जीने के लिए वो तैयार होते हैं, उसके काबिल होते हैं। डेवलपमेंट इंक्लूड्स इकोनॉमिक ग्रोथ, सोशल प्रोग्रेस, कल्चरल चेंजेस एंड पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। तो हम विकास का अगर बात करें तो इसके अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ भी देखने को मिलता है, सोशल प्रोग्रेस भी देखने को मिलता है, साथ ही साथ कल्चरल चेंज और पॉलिटिकल स्टेबिलिटी भी देखने को मिलता है। It focus on reducing poverty, unemployment and inequality while ensuring sustainable and use of natural resources। तो इसका जो मेन फोकस होता है डेवलपमेंट का वो होता है कि गरीबी को कम करने में, एम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने में, साथ ही साथ जो इनइक्वालिटी की भावना है उसको भी समाप्त करने में और लोगों के लिए जो प्राकृतिक हमारे पास रिसोर्सेज हैं उसका एक सही इस्तेमाल करने में। अगर हम सामान्य भाषा में समझें तो डेवलपमेंट इज़ मेकिंग लाइफ बेटर फॉर एवरीवन। कि डेवलपमेंट क्या है, सभी के लिए एक बेहतर जीवन बनाना, नॉट जस्ट इंक्रीजिंग मनी और प्रोडक्शन, ना ही सिर्फ मनी और प्रोडक्शन को बढ़ाना, लोगों के लाइफ को बेहतर बनाना ही असल विकास है। अब हम इसकी कुछ थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट को डिस्कस करेंगे। समय के साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे थिंकर्स हैं जिसने अलग अलग डेवलपमेंट के थ्योरीज को दिए हैं। यहाँ पे हम कुछ थ्योरीज को डिस्कस करेंगे। द फर्स्ट इज़ द मॉडर्नाइजेशन थ्योरी। This theory believes that development happens when traditional societies adopt modern ideas, technology and institutions। तो ये थ्योरी ये मानता है कि जो विकास है वो तभी होगा जब पुरानी जो परंपरा चलने वाली जो समाज है वो क्या करेगी, एक आधुनिक आइडिया को अपनाएगी, टेक्नोलॉजी को अपनाएगी और इंस्टीट्यूशंस को अपनाएगी। अकॉर्डिंग टू दिस व्यू, कंट्रीज बिकम डेवलप्ड बाय फॉलोइंग द पाथ टेकन बाय वेस्टर्न कंट्रीज सच एज इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन, एजुकेशन एंड साइंटिफिक थिंकिंग। और इस थ्योरी के माध्यम से पता चलता है, ये बताती है कि जो कंट्रीज़ हैं वो डेवलप तभी होगी जब वो वेस्टर्न कंट्रीज़ के रास्तों को अपनाएगी, जैसे कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को अपनाएगी, अर्बनाइजेशन को अपनाएगी, एजुकेशन और साइंटिफिक थिंकिंग को। इट एम्फेसाइज इकोनॉमिक ग्रोथ, फैक्ट्रीज एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ सोशल वैल्यूज़। ये ज़्यादा
ध्यान देती है इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, फैक्ट्रीज के ऊपर और सामाजिक वैल्यूज़ का आधुनिकीकरण के ऊपर। नेक्स्ट इज द डिपेंडेंसी थ्योरी। Dependency theory explains that underdevelopment in poor countries is caused by their dependence on rich countries। तो डिपेंडेंसी थ्योरी बताती है कि जो अंडर डेवलपमेंट देखने को मिलता है गरीब देशों के बीच में, वो कारण है कि वो डिपेंड होते हैं अमीर देशों के ऊपर। इट आर्ग्यूज दैट डेवलप्ड कंट्रीज एक्सप्लॉइट डेवलपिंग कंट्रीज बाय टेकिंग देयर रिसोर्सेज एंड कंट्रोलिंग ट्रेड। ये बताती है कि जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं उनको एक्सप्लॉइट किया जाता है, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो एक्सप्लॉइट करती हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को उनके रिसोर्सेज और उनके ट्रेड को कंट्रोल करके। एज अ रिजल्ट पुअर कंट्रीज रिमेन्स पुअर, और इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो गरीब देश होता है वो और गरीब ही रह जाता है। दिस थ्योरी सजेस्ट दैट डेवलपमेंट इज नॉट पॉसिबल अनलेस डेवलपिंग कंट्रीज रिड्यूस देयर डिपेंडेंस ऑन रिच नेशन। और ये जो थ्योरी है ये सजेस्ट करता है कि विकास तब तक पॉसिबल नहीं है जब तक कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो अपना डिपेंडेंस रिच नेशन से कम न कर ले। ठीक है। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। दिस थ्योरी डिवाइड्स द वर्ल्ड इनटू 3 ग्रुप्स। अब जो वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी है इसमें वर्ल्ड को डिवाइड किया गया है 3 ग्रुप्स के अंदर, दैट इज द कोर, सेमी पेरीफेरी एंड पेरीफेरी कंट्रीज। कोर कंट्रीज आर रिच एंड पावरफुल। कोर कंट्री होते हैं जो रिच और पावरफुल होते हैं, जबकि जो पेरीफेरी कंट्रीज होते हैं वो पुअर और डिपेंडेंट होते हैं। डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट एग्जिस्ट टुगेदर इन द ग्लोबल सिस्टम। इनका मानना है कि जो विकसित और विकास के अभी काम करने वाले जो देश हैं वो क्या होते हैं, एक साथ हमको देखने को मिलते हैं ग्लोबल सिस्टम के अंदर। द थ्योरी एक्सप्लेन्स इनइक्वालिटी एट द ग्लोबल लेवल, और ये थ्योरी जो है वो इनइक्वालिटी दर्शाती है ग्लोबल लेवल पे। नेक्स्ट इज द ह्यूमन डेवलपमेंट थ्योरी। ह्यूमन डेवलपमेंट थ्योरी फोकसेस ऑन पीपल rather than इकोनॉमिक ग्रोथ। ह्यूमन डेवलपमेंट थ्योरी की बात करें तो ये लोगों के ऊपर ज़्यादा ध्यान देता है, ना कि इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर। इट वॉज पॉपुलराइज्ड बाय द यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, और इसको जो है UNDP जो है उसने और ज़्यादा क्या किया है, पॉपुलराइज कर दिया है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी डेवलपमेंट मीन्स एक्सपेंडिंग पीपल्स चॉइस एंड फ्रीडम। इस थ्योरी के अनुसार क्या है, डेवलपमेंट का मतलब है कि लोगों का जो चॉइस और फ्रीडम है उसको बढ़ाना। एजुकेशन, हेल्थ, इनकम, जेंडर इक्वालिटी एंड ह्यूमन राइट्स आर की इंडिकेटर्स, और इसके कुछ की इंडिकेटर्स हैं जैसे कि एजुकेशन शिक्षा, हेल्थ स्वास्थ्य, इनकम जेंडर और इक्वालिटी समानता, साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स मानवाधिकार। द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज बेस्ड ऑन दिस अप्रोच, और इसी अप्रोच के ऊपर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स भी बेस्ड है। ठीक है। नेक्स्ट हम देखेंगे इसका कंक्लूजन कि डेवलपमेंट इन अ मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट दैट इंक्लूड्स इकोनॉमिक, सोशल एंड ह्यूमन एस्पेक्ट्स। तो डेवलपमेंट क्या है, तो एक मल्टी डायमेंशनल कॉन्सेप्ट है जहाँ पर ये इंक्लूड्स है, इसके अंदर इकोनॉमी भी इंक्लूड है, सोशल और ह्यूमन एस्पेक्ट भी इंक्लूड है। डिफरेंट थ्योरीज एक्सप्लेन्स डेवलपमेंट फ्रॉम डिफरेंट व्यू पॉइंट्स। अलग अलग थ्योरीज हमको अलग अलग व्यू पॉइंट से डेवलपमेंट को दर्शाती है, बट मॉडर्न थिंकिंग एम्फेसाइज ह्यूमन वेलफेयर, इक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी। लेकिन जो मॉडर्न थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं ह्यूमन वेलफेयर पे भी ध्यान देती है, इक्वालिटी को भी ध्यान देती है और सस्टेनेबिलिटी को भी ध्यान देती है। ट्रू डेवलपमेंट एम्स टू इम्प्रूव द ओवरऑल वेलबींग ऑफ पीपल एंड सोसाइटी। ट्रू डेवलपमेंट का मतलब होता है कि कहीं ना कहीं किसी भी एक सोसाइटी में लोगों का वेलबींग का ओवरऑल वेलबींग होना, मतलब कि वेलबींग को इम्प्रूव करना। ठीक है। तो उनका एक मतलब क्या है, एक भला जीवन होना। ठीक है। और वो बेहतर बने। ठीक है। तो यही असल में डेवलपमेंट का पहचान है कि कोई भी समाज में जो लोग हैं उनका क्या हो, भलाई हो, वो बेहतर बने। ठीक है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस किए आपके सब्जेक्ट कोड BPAG 172 का, जो आपके आने वाले जून एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। आपने अभी तक हमारा गेस्ट पेपर परचेज नहीं करा है तो आप हमारा गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो, जो कि हमारे साइट shop.hindustanknowledge.com पे अवेलेबल होगा। अगर आपको हमारे साइट से गेस्ट पेपर परचेज करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे दिए गए नंबर पे मैसेज करके भी गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हो। हमारा नंबर है 9580023321। तो स्टूडेंट्स, आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। आगे भी हम आपके लिए अच्छे अच्छे सेशंस लाएंगे जहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम कराएंगे डिस्कस। तो आपको अगर हमारा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर दें और अच्छे से अपना पढ़ाई करते रहें, एग्ज़ाम के लिए अच्छे से तैयारी करें। ऑल द बेस्ट। थैंक यू। बाय बाय।